बाद पीला, तब नारंगी, तब लाल। हमारा आंख इस तरह के देखने में ज्यादा चलिए फिजिक्स निकाल दिया सबको, सुनेंगे हम सबको। फिजिक्स में हम लोग वेव चल रहे थे, तरंग प्रकाश की। प्रकाश कण है कि तरंग, दोनों याद आ गया ना सबको। चलिए अब एकदम गंभीरता से सुनेंगे, क्योंकि आज प्रकाश के सभी गुण को समझाएं, और वो गुण कंसेप्ट वाइज समझ जाओगे तो तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। सुनना आप ठीक से। अगर प्रकाश तरंग है, सुनेंगे जो बात समझा रहे हैं उस पर गौर करेंगे। अगर प्रकाश तरंग है तो ऐसे तरंग है, पिछले दिन समझाए थे। इसमें दो लगातार श्रृंग और गर्त, इस दूरी को वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसका नाम क्या है? तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। अब जल्दी देख के बताओ, ऊपर और नीचे में किसका वेवलेंथ ज्यादा है, ऊपर कि नीचे? जल्दी बोलो। इसका लेंथ इतना है, इसका लेंथ इतना है, इसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसका वेवलेंथ कम। बोलिए क्लियर हो गया सबका? अब इसी पे आधारित आपको अब कंसेप्ट की शुरुआत करना। तो अब वेव ऑप्टिक्स में पहला नंबर आज हेडिंग दे दीजिए, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और पूरे ध्यान, हेडिंग देने के बाद कलम एकदम रख देना, और तब हमारे साथ सुनोगे तब क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चन थोड़ा कई बार बहुत हल्का नहीं तो कई बार बहुत डेप्थ में चला जाता है, और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि साइंस में एक भी गलती ना हो आपसे, इसलिए पूरे डेप्थ में हम चल रहे हैं। चलिए जरा यहां हमारे साथ खूब सुनिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। अभी हम लोगों ने क्या सुना कि ये प्रकाश ऐसे बनाए और एक प्रकाश ऐसे बनाए। बोलो ज्यादा वेवलेंथ ऊपर है कि नीचे? ऊपर। ये तो बात क्लियर है। तुम लोग पिछले क्लास में सुने हो कि लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है, पढ़े हो ना? बैगनी का तरंग सबसे कम होता है। बोलो ऊपर नीचे में लाल कौन है? लाल का तरंग अधिक होता है तो लाल है। और बोलो यह कौन है? बैगनी। यानी हम लोग एक बात और सीखे, लाल और बैगनी कलर में एक ही अंतर है, लाल ऐसे ऐसे आराम से चलता है और बैगनी डुबकनियां ज्यादा मार के चलता है। बोलो ये बात क्लियर है सबका? लाल, देखो हम लोग जो पढ़ रहे थे लाल का तरंग अधिक है तो हम लोग तरंग में समझ रहे, बैगनी का तरंग कम है तो गैपिंग थोड़ा कम ले लिया। अब बताओ, अगर हम अपने रूम में लाल और बैगनी दोनों को कहते हैं कि तुम लोग दोनों चलो, तो होता क्या है एक्चुअली, रूम में छोटे छोटे धूल कण भरे हुए हैं। हम लोग क्या हवा है और हवा में धूल कण है। अब तुम ही बताओ, इस धूल कण से ज्यादा बार कौन टकराएगा? बोलो ठीक से। लाल ज्यादा टकराएगा कि कम? लाल तो मारेगा, डुबकुनिया कहेगा बाहर, बैगनी बेचारा छटापटा कर रहा है कि लो धूल कण इसका मिजाज फ्रेश कर दे। अब बताओ लाल ज्यादा टकराया कि कम? तो लाल कम टकराया, तो इसीलिए यह दूर तक जाएगा, इसीलिए खतरे का सिग्नल लाल बनाते हैं, सूर्य डूबते समय लाल होता है। अब देखो बात तुमको समझ में आ रही, बात समझोगे? और इसी घटना को स्कैटरिंग, प्रकीर्णन कहते हैं। देखो अब प्रकीर्णन का कांसेप्ट आया तुमको। कई बच्चे से पूछते खतरे का सिग्नल लाल क्यों बनाते? अब तुमको परीक्षा में देगा, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो अभी हम चेक करते हैं, तुम बता दो। कोई नहीं बोला, सिर्फ इसके लिए सुनेगा। बाकी खतरे का सिग्नल लाल बनाते हैं क्योंकि चॉइस है, लाल का प्रकीर्णन अधिक होता है, लाल का प्रकीर्णन कम होता है, लाल में प्रकीर्णन नहीं होता है, लाल का प्रकीर्णन कम होता है। अरे क्या कम? अच्छा तब तो एकदम समझ गया। कोई बच्चे लाल का मतलब केवल अधिक रहता है, अधिक हुआ जी, लाल का प्रकीर्णन कम होता है इसलिए खतरे का सिग्नल लाल बना। और बच्चे इसमें ठीक तभी मारेगा जब वो फिगर समझे, अरे तो बाकी लड़के खतरा का सिग्नल लाल, पढ़ने दो चॉइस लाल का प्रकीर्णन, अरे लाल में तो हमेशा अधिक रहता है, मार दिया। और यहां मालूम चला बैगनी का प्रकीर्णन अधिक था। बोलो ये बात क्लियर हो गया सबका? प्रकीर्णन मींस स्टेट में है बिखरना, बिखरना, लाल कम बिखरा दूर तक गया। अब इसके एग्जांपल पे आ जाए, सुनते जाइएगा, बहुत बढ़िया समझ रहे हो आप। यानी प्रकीर्णन कहते किसको है? आप समझ गए, छोटे छोटे धूल कणों के सहारे प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखरने की घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। डिफिनेशन याद हो रहा है? छोटे छोटे धूल कणों के सहारे प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखरने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बोलिए स्पष्ट है सबका? जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, यानी ज्यादा फैलेगा। इसीलिए आसमान का रंग नीला प्रतीत होता है। सुनेंगे क्योंकि आसमान कहां है? तो आसमान हमारे आसपास ही है, थोड़ा ही दूर देखते हैं तो लगता है कि आसमान जमीन को छू दिया। आसमान बहुत ऊपर नहीं है, ये धूल कण का ही पार्ट हम लोग देखते हैं। तो इसमें ज्यादा कौन बिखर रहा है, बैगनी की लाल? बैगनी। इसीलिए हम लोग आसमान बैगनी नीला हम लोग देखते हैं। तो स्काई इज ब्लू क्यों? क्योंकि बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम। बीपीएससी लेवल पे चलो ध्यान दो, बीपीएससी में क्वेश्चन थोड़ा ढंग का देता है। वो कहता है आसमान के रंग नीला होने के लिए जिम्मेवार है, एकदम ताजा क्वेश्चन दे दी, आसमान का रंग नीला होने के लिए जिम्मेवार है चॉइस ए बैगनी का प्रकीर्णन कम होना, बी बैगनी का प्रकीर्णन अधिक होना, सी बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम होना, डी बैगनी का तरंग दैर्ध्य अधिक होना, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सही। समझ गया ना? लेकिन इतना वही लड़का बनाएगा जो इस समझा है, नहीं तो रट्टे वाला सही बनेगा। वो तो कहेगा आसमान का रंग नीला, लड़ गया, या तो बैगनी का तरंग दैर्ध्य में अटक जाएगा, अन्य तो प्रकीर्णन में अटक जाएगा। दोनों रीजन रिस्पांसिबल है कि तरंग दैर्ध्य कम है इसलिए प्रकीर्णन अधिक। बोलो जी क्लियर हो गया सबका? अब इसके एग्जांपल हम लोग उदाहरण समझ लें। उदाहरण सभी लोग का क्लियर हो गया। सूर्य उगते और डूबते समय लाल प्रतीत होता है क्योंकि सूर्य उगते डूबते समय सबसे अधिक दूरी पर होता है, और लाल का प्रकीर्णन कम है कि दूर जा सकता है। खतरे का सिग्नल लाल बनाते हैं, आसमान का रंग नीला प्रतीत होता है। ये सब के उदाहरण क्या है? प्रकीर्णन। बोलो क्लियर है सबका? लिख दीजिए जल्दी से प्रकीर्णन। बस यही देखो, स्टेप समझना है, ऐसे ही समझते जाओगे एकदम फिट होते चला जाएगा। लेकिन प्रकाश का प्रकीर्णन बैगनी क्यों नहीं होता है आसमान का रंग? बड़ा अच्छा, पिछले दिन समझाए थे, नहीं समझाए थे जी? हम लोग के आंख में बैगनी, बैगनी के बाद बोलो नीला, नीला के बाद आसमानी, आसमानी के बाद हरा, हरा के बाद पीला, तब नारंगी, तब लाल। हमारा आंख इस तरह के देखने में ज्यादा सेंसिटिव, बैगनी सुन लीजिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव किसके लिए? पीला के लिए। हमारा पीला कलर के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव। और जो बैगनी है, नीला है और आसमानी है, इन लोग का वेवलेंथ में गैपिंग बहुत कम है।
और तीनों लगभग लगभग समान ही मानो, इससे ज्यादा प्रकीर्णन है इसका, लेकिन थोड़ा सा का गैप। लेकिन हमारा आंख ज्यादा सेंसिटिव है किसके लिए? नीला के लिए। इसीलिए बैगनी भी है, नीला भी है, बैगनी की तुलना में सेंसिटिव ज्यादा है नीला के लिए, तो हम लोग नीला देख पाते हैं। इसके वेवलेंथ में कम गैप है, इसीलिए ऐसा संभव है। ज्यादा वेवलेंथ में गैप होता तो आसमान बैगनी ही दिखाई देता। बोलिए क्लियर हुआ सबका ना? तो ये सेंसिटिविटी आपको ध्यान रखना है इस ग्राफ से, तो उसका आंसर मिल गया। चलिए नीचे लिख दीजिए जल्दी से। छोटे छोटे धूल कणों के सहारे, छोटे छोटे धूल कणों के सहारे, छोटे छोटे धूल कणों के सहारे प्रकाश के विभिन्न रंग के, प्रकाश के विभिन्न रंग के बिखरने की घटना को, प्रकाश के विभिन्न रंग के बिखरने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बिखरने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नीचे लिख दीजिए स्टार लगा के, प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण। एग्जांपल हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण, प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण। पहला नंबर, सूर्य उगते और डूबते समय, सूर्य उगते और डूबते समय बोलो कैसा? लाल प्रतीत होता है। सूर्य उगते और डूबते समय लाल प्रतीत होता है। सेकंड, सेकंड नंबर लिख दीजिए, खतरे के सिग्नल लाल बनाते हैं, खतरे के सिग्नल लाल बनाते हैं। नेक्स्ट, आसमान का रंग और समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है। समुद्र का रंग भी नीला इसी कारण से प्रतीत होगा, आसमान का इमेज बना सेम, स्केटरिंग वहां भी चलेगा। आसमान और समुद्र का जल नीला प्रतीत होता है। आसमान और समुद्र का जल नीला प्रतीत होता है, लिखा गया सबसे। अब हम लोग इसमें देखते हैं कुछ प्रश्न, दो तीन क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग का स्टेप आ जाएगा। ध्यान दीजिए। तो अब पहले ये बताओ, ये लाइन एकदम बिल्कुल क्लियर है सबका? ये स्केटिंग की बात समझ में आ गई है? क्वेश्चन अब देंगे तो बना सकते हैं ना? चलिए जल्दी जल्दी आंसर अपने से लिखते चलेंगे, दो तीन क्वेश्चन में स्टेप आ जाएगा जो इसमें चाहिए। लिख दीजिए पहला नंबर, अंतरिक्ष से जो मेन क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम वहां पर बेस देते हैं, बेसिक के बाद तब क्वेश्चन चलते हैं, इससे तुम्हारा लेवल पूरा कंप्लीट हो जाता है। किसी पुस्तक से बनाओगे सबसे बन जाएगा, केवल इसको ध्यान रखना। लिख दीजिए क्वेश्चन, अंतरिक्ष से आसमान का रंग, अंतरिक्ष से आसमान का रंग दिखता है। चॉइस ए नीला, चॉइस बी काला, चॉइस सी पीला, चॉइस डी हरा। अंतरिक्ष से आसमान दिखता है। बना दिया साहब? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बताओ अंतरिक्ष से आसमान कैसा दिखेगा? तो तुम कल्पना करो, क्या ऊपर में अंतरिक्ष में हवा है क्या? हवा नहीं तो धूल का नहीं होगा, धूल का नहीं होगा तो क्या स्कैटरिंग होगा? स्कैटरिंग नहीं होगा तो कलर कैसा होगा? काला। बोलो क्लियर सबका? सेम क्वेश्चन को रिपीट करता है, सेम क्वेश्चन। यदि हवा न रहे तो आसमान दिखेगा, जल्दी बोलो। अब अंतरिक्ष नहीं देखे, हवा न रहे तो आसमान दिखेगा, तो तुम समझ गए, हवा न रहे तो बीच में सब गैप है, स्कैटरिंग नहीं होगा तो काला दिखेगा। बोलिए क्लियर है सबका? अगर कभी भी पूछता है कि हवा न रहे तो आसमान कैसा दिखेगा? काला। अंतरिक्ष से आसमान कैसा दिखेगा? काला। चलो तुम बता दो। इसका कम ध्यान था, देखो अभी पकड़ा जाएगा, बाकी लोग मदद मत करना पार लगाने में। समझ गया ना? जल्दी बताओ, कोई नहीं बोला, देखो सेम क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से पृथ्वी दिखेगा, काला, हरा, नीला, ब्लू, उजला, काला। आंसर बोलिए। थोड़ा कम ध्यान था गया ना? अंतरिक्ष से हम दिखवाए कहां? पृथ्वी। पूछे थे ना आसमान, दिखवाए है पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, इसलिए नीला हो। मैं ध्यान दे रहा था, लेकिन हम इसको जान के बोले कि ताकि कम ध्यान देते हुए था हमारे आंसर गलत हो गया। परीक्षा में इसी का फुल फायदा उठाता है। कई बार बच्चों को अंतरिक्ष सिखा देते हैं और अंतरिक्ष से आसमान तक हम दिखा के छोड़ देते हैं। अब परीक्षा में कहता है बाबू अंतरिक्ष से पृथ्वी दिखेगा। अब कहा लड़ गया, अंतरिक्ष वाला तो क्लास में ना हुआ था काला, अरे आसमान तक में दिखवाए थे, अब पृथ्वी दिखवा रहा है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, जल की उपस्थिति के कारण, समुद्र के नीला दिखने के कारण, और इसीलिए आंसर यहाँ नीला हो। हाँ, अब बताओ अंतरिक्ष से किसको देखना है? तो चंद्रमा कहा तुमको नीला दिखता है? चंद्रमा, चंद्रमा पे कुछ स्पॉट है, धब्बा है जो
दिखेगा, उजला दिखेगा ना। जो को अंतरिक्ष सिखा देते हैं और अंतरिक्ष से आसमान तक हम दिखा के छोड़ देते हैं। अब परीक्षा में कहता है बाबू अंतरिक्ष से पृथ्वी दिखेगा। अब कहेगा लड़ गया, अंतरिक्ष वाला तो क्लास में ना हुआ था काला, आसमान तक में दिखवाए थे और पृथ्वी दिखवा रहा। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं जल की उपस्थिति के कारण, समुद्र के नीला दिखने के कारण, और इसीलिए आंसर यहाँ नीला हो। हाँ, अब बताओ अंतरिक्ष से किसको देखना? तो चंद्रमा कहा तुमको नीला दिखता है? चंद्रमा पे कुछ स्पॉट है, धब्बा है, जो पर्वत पठार है, धब्बा नुमा दिखेगा, उजला दिखेगा। वो तो तुम्हारा सूर्य के प्रकाश पर पड़ रहा है ना, तो तुम्हारा वहां पे वायुमंडल नहीं है, स्कैटरिंग नहीं चले। तो अब काला धब्बा दिखेगा जो उसमें पर्वत पठार है, छाया जहां नहीं है, छाया है काला, जहां लाइट आ रहा है उजला। चंद्रमा में क्या है ना कि पर्वत पठार है, तो जब लाइट पड़ेगा तो दूसरी ओर इसका परछाई हो गया, तो तुमको ब्लैक दिख रहा है। जब चंद्रमा को जहां ब्लैक दिख रहा है वो पहाड़ का छाया, और बाकी जो व्हाइट दिख रहा है चमक रहा है पहाड़ तुम्हारा। तो अब ध्यान दीजिए, चंद्रमा पे हवा नहीं है तो वहां स्कैटरिंग की घटना नहीं हो। तो अब आपको परीक्षा में ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि परीक्षा में अगर तुमको देगा अंतरिक्ष तो तुम कहना कि ब्रेक लगा के क्लास में एक बार धोखा खाए हुए। अंतरिक्ष से दिखा कहां रहा है वो हम जरूर पढ़े। आसमान दिखाया तब तो कहेंगे कि ठीक है, और पृथ्वी दिखाया तो मुस्कुराएंगे कि बहुत लोग डूबा, हम तो बच गए, नीला हो। बोलो क्लियर है सबका ना? अब थोड़े से स्टेप को हम लोग समझिए, ध्यान दीजिए थोड़ा। अब दूसरा नंबर स्टेप हम लोग समझते हैं, इस स्कैटरिंग के कारण अब हम लोग सबसे बड़ा चीज देख रहे हैं वो है बहुत छोटे छोटे कण। सुनेगा, एकदम ध्यान देना तो बातें क्लियर हो जाएगी। बहुत छोटे छोटे कण, इतने छोटे जो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से भी छोटा, तरंगदैर्घ्य से भी छोटा होता है, उससे टकराएगा, अन्यथा स्कैटरिंग नहीं होगा। यानी धूल कण का साइज, लाल का तरंगदैर्घ्य 7500 एंगस्ट्रॉम, बैगनी का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम, इससे भी छोटा कण है तब वहां स्कैटरिंग हो। अगर एक कण का आकार बड़ा हो गया तो स्कैटरिंग नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गया? अगर एक कण से टकरा रहा है तो कण का साइज क्या होना चाहिए? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कोटि का होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए। बड़े कण में स्कैटरिंग नहीं होता। इसी कारण से अब अगर कभी आसमान में बादल है, आसमान में कभी बादल है, तो बादल का मतलब वहां जल के बूंद है, और जल के बूंदों का आकार कैसा है इस पर फिर उसका कलर चेंज हो जाता है, वो नीला नहीं दिखता। अगर जल के बूंदों का आकार बड़ा बड़ा है तो वहां पे अब स्कैटरिंग इस कलर का नहीं हो पाता है। बादल नीचे की ऊंचाई पर है, ज्यादा ऊंचाई पर है, सब उसके कारण उसका कलर डिपेंड करता है। और अगर इसमें ऐसा कण है कि वो सभी रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है, स्कैटरिंग नहीं करवाता, तो वो बादल एकदम उजला, पछावी का पास एकदम उजला दिखता है। अगर बादल की ऊंचाई इस प्रकार का है कि स्कैटरिंग नहीं किया और सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वही बादल तुम्हें काला दिखता है। बादल में ऐसा भी हो सकता है, कहीं पे घना बादल है, कहीं पे कम घना बादल है, तो आसमान का कलर 3-4 कलर का भी हो सकता है। तो आसमान उजला बादल क्यों दिखता है? प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। फिर अलग चीज हो गया। अभी हम लोग जो देख रहे हैं सिर्फ टकरा के निकल। तो अभी पहले ये बताओ, ये लेवल क्लियर हो गया सबका? आसमान में बादल उजला क्यों दिखा? प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। बादल अलग अलग कलर दिखने का कारण अलग अलग ऊंचाई पर स्थित होना, अलग अलग जल की मात्रा का होना, वो उसका सूचक होता है। किस प्रकार का स्कैटरिंग कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, उस पर वो डिपेंड करता है। बोलिए क्लियर है सबका? तो अब स्कैटरिंग से आपको कोई प्रश्न होगा, बन जाएगा। वायु कण नहीं है तो सब बराबर जाएगा, जब कण है तो टकरा के गड़बड़ है। दोनों को भेजे, बीच में अवरोध नहीं है तो दोनों बराबर दूरी तय करें। रुकावट जब रख दोगे तो बैगनी कम जाएगा और लाल ज्यादा जाए। तुम अपने रूम में चाहते हो कि 0 वाट का बॉल जलाए, और ऐसा बॉल जलाए कि पूरे मोहल्ला को दिखे कि मेरे रूम में 0 वाट का बॉल, तो रेड कलर का जला। रेड कलर तुम्हारे रूम में लाइट नहीं देगा क्योंकि टक्कर कम मारा है, लेकिन दूर दूर से लोग देखेगा कि उसके रूम में 0 वाट चल रहा है। अगर तुम बैगनी जलाओगे तब रूम में लाइट ज्यादा होगा लेकिन दूर से नहीं ज्यादा दिखेगा, क्योंकि वहीं पे भी खड़के रहोगे। तो तुम बॉल का अलग अलग जो कलर देखते हो इसके लिए है कि तुमको किस प्रकार का लाइट चाहिए, वैसा कलर लगाओ। अब फिजिक्स कमजोर, खाली देख के लगा रहे हो, उद्देश्य पता ही नहीं, तब तो अलग चीज होगी। तो अब ये बताइए, स्कैटरिंग क्लियर हो गया सबका ना? नीचे दूसरा नंबर, अगला नंबर बोल लीजिए, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। कौन नालायक है जी? चंदन कुमार। कहा जाता है आदमी चिल्लाता है तो कास्ट टूट जाता है। नालायक तो चिल्ला रहा था, साउंड नहीं निकल रहा है, तुम लाइट पड़ रहा, कहां चिल्ला रहे हो उसमें? तो चिल्लाओगे तो तुमको इतना तो पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछते हो कि जब चिल्ला रहे हैं तो इसका मतलब साउंड है। अभी हमारा टीचर लाइट पढ़ा रहे थे, साउंड कैसे आ रहा है? तुम बहुत पूछने का शौक कर रहा था, तुमको एक दिन पूछना। अनुनाद के कारण रीजन से ही सुनना चाह रहा था कि काश काहे टूट गया, बहुत बड़ा तुम क्वेश्चन को लेकर चलाया धरती का सबसे बड़ा। ध्यान दो पढ़ने पर, तुमको काश टूट गया कौन बड़ा चीज हो गया? साउंड पढ़ाएंगे रीजन से के बार पढ़ोगे, बहुत हम पुलो तोड़वाते हैं, तुम काचे तोड़ने में खुश है। पढ़ने पर ध्यान दो कि हाँ क्या चीज है। कई लोग केवल डिस्ट्रक्टिव अपना दिमाग ऑनलाइन में लगाते हैं, उसको लिखना नहीं रहता ना, बैठ के बुद्धि अपना झूठ मूठ लगाते रहता है। उसको समझने में लगाओ तब आपको सब चीज ठीक हो जाएगा। अब देखो कांच वाला लिखा है, उसके बाद नीचे रिमार्क्स क्या दिया है, प्लीज सर बता दीजिए। आईएएस में पूछा है, हाय ना लगी तो रेलवे का चपरासी में वाला क्वेश्चन पूछता है। आईएएस की परीक्षा दोगे तो ना समझ आएगा आईएएस किसको कहते हैं। इतने कांच तोड़वा देगा आईएएस में तो सब आईएएस बन जाएगा। मूर्ख, आईएएस में पूछा है कांच काहे टूट गया, बड़ा क्वेश्चन लाया है मूर्ख। ध्यान दीजिए, एनर्जी लगाओ, जब लाइट चले तो लाइट पे, साउंड चले तो साउंड पे, बाकी तुम जहां खत्म हो जाओगे वहां तक का क्लास का लेवल है। तुम्हारे घर में कोई किताबें नहीं होगा जो उल्टो के इसके बाद बताएगा। तुम्हारे घर में जितना रैक में सब झाड़ो, तुम ऑनलाइन पढ़ रहा ना तो देख भी नहीं रहा, सब झाड़ के फिर निकालो, जो पढ़ा दे रहे हैं उससे कोई क्वेश्चन तो तुम्हारे पास नहीं मिलेगा। वो किताब से आगे हम खुद कर देते हैं कि माता कम चाटे, सर ना। तुम जहां किताब तुम्हारा अंतिम होता है वहां पे जाके हम छोड़ देते हैं कि बादल उधर सब बता देते हैं। बाद में झूठो कहेगा बादल उजला काहे हो गया, अपना जितना बात तुम 8 बार पूछेगा उतना तो सुनिए ले, दुख कैंसिल हो जाए। दुख कैंसिल रहेगा तो हम भी सुखी रहेंगे, नहीं तो झूठ मूठ कहेगा ऑफिस में, सर बादल क्यों उजला हो गया सर, ये जब फरियाद देते हैं, उधर का जरूरत नहीं रहे। तो इसलिए एकदम निश्चिंत रहो, बाकी जो तुमको दिया जा रहा है तुम सुन लो, पहले लास्ट तक इंतजार कर लो कि हाँ इसका सेक्शन क्या है। हम कोशिश करते हैं कि कुछ बात आपका समझा दिया जाए, फिर से क्वेश्चन दे, उससे आपके दिमाग में आइडिया ठीक बैठे। तो हमारा अपना पैटर्न है, तुम उसको अंतिम तक इंतजार करो, उसके बाद उस सेक्शन से तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं हो, नहीं मतलब नहीं हो, तुम्हारे पास किताब वैसा नहीं होगा कि फिर वहां से तुम क्वेश्चन राइज करोगे, चाहे आईएएस के क्वेश्चन बैंक लेके नहीं बैठो। आईएएस में भी यही पढ़ना है, सिर्फ सब में अभी थोड़ा बीपीएससी के कोचिंग आईएएस के सब में पढ़ना, केवल प्रश्नों का कठिनाई स्तर बढ़ता है। आईएएस में बैठोगे तो यही बात को और बड़ा बड़ा बना दे, एक ही में व्यतिकरण, प्रकीर्णन, 3-4 आइटम को भिड़ा दे कि 4 आइटम चेक कर लेते हैं बच्चा का कैसा। उसके बाद वो चारों लिख करके कहेगा कि कथनों पर विचार करने इसमें सत्य है, चॉइस है, केवल एक, बी, एक, 3, 4 स्टेटमेंट देकर इस पर विचार करो, वो भी 1 मिनट के अंदर विचार करोगे तो टाइम खत्म हो जाए। तो वो स्किल आ गया तो तुम आईएएस करोगे। आईएएस में कोई दूसरा चीज नहीं होता है, उसमें यही चीज को और थोड़ा सा कठिनाई स्तर बढ़ा के रखता है। बाकी और भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत बड़ी सेक्शन रहता है। और कई मूर्खों हमको मैंने कि वो पूछता वही लोग जो हमको इतिहास के मास्टर गलती से समझ लेता है, वो काच वही तोड़ रहा होगा जो हमको गलती से समझ लेता है इतिहास के मास्टर। मूर्ख, बीएससी तक हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, तुम हमको इतिहास के मास्टर क्या समझ ले रहा, इसलिए वो काच खिड़की में सोचता है कि हम धरेंगे, लगता है बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए कहीं तुम जहां पे लास्ट है वहां तक तुम लोग करके बैठे हो, तुमको कितना चाहिए बस उसको मैंने संयमित निकालो, उतना लो, फिर सही हो जाएगा। चलिए लिखिए इसमें इंटरफेरेंस, व्यतिकरण लिखे सब कोई।
सुनोगे जरा ठीक से, एक बार जरा बढ़िया से ध्यान देना। इंटरफेरेंस क्या है एक बार सुनोगे तो स्पष्ट हो जाएगा। पिछला दिन समझाए थे। इंटरफेरेंस तरंग में होता है। कैसे तरंग में? अनुप्रस्थ में कि अनुदैर्ध्य में? ट्रांसवर्स में कि लॉन्गिट्यूडनल? जल्दी बोलो। तो बताए थे दोनों में। तुम लोग कितना जल्दी भूलता है। बताए थे साउंड में भी होता है, लाइट में भी होता है। बोला गया हाँ बॉक्स वाला उधर गाना बज रहा था तो उछल रहा था, फिर हाथ गिर गया, याद आ गया सबको ना? तो उस समय तुमको समझाया था कि इंटरफेरेंस साउंड में भी होता है, लाइट में भी होता है। और क्या इससे पता चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है कि तरंग है? क्या पता चला? प्रकाश तरंग है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य पता नहीं चला। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहां पर समझना है, एक ही सोर्स से अगर हम लाइट निकालते हैं और यह लाइट एक दूसरे पर सुपरपोजिशन करता है, अध्यारोपित होता है, मिल जाता है, तो कहीं कहीं इसकी इंटेंसिटी बढ़ती और कहीं कहीं इसकी इंटेंसिटी घटती। जहां जहां इंटेंसिटी घट रहा है, तीव्रता घट रहा है, वो तुमको कम कलर में दिखाई देगा और जहां जहां बढ़ रहा है वो तुमको ज्यादा कलर में दिखाई देगा। यानी सीधी बात समझ लो, कोई ऐसी घटना जिसमें कुछ भाग बहुत ज्यादा चमके और कुछ भाग बहुत कम चमके, वो इंटरफेरेंस के उदाहरण। ठीक है, सिंपल तुमसे एग्जांपल ही पूछा जाएगा, किसे कहते हैं सब बहुत नहीं पूछता है। एग्जांपल पूछा जाएगा कि किस घटना किस गुण के कारण है, तो कभी भी ध्यान रखना, ज्यादा चमके और कम चमके, चाहे जिसमें हो, वो इंटरफेरेंस। जैसे मान लो अब तुमको कहे कि साबुन का बुलबुला देखे हो तुम, कुछ पार्ट देखे होगे इसका खूब चमक रहा है और कुछ पार्ट देखना एकदम उदास दिखाई देगा, ऐसा देखे कि नहीं? तो समझना कि वो व्यतिकरण है। परीक्षा में क्वेश्चन देगा साबुन का बुलबुला किसके कारण चमकीला दिखाई देता है? इंटरफेरेंस के कारण। दूसरा, ऐसा ही तुम लोग देखा होगा भीगे हुए सड़क पर तेल का सतह रंगीन दिखाई दे, देखा है? जब रोड भींगा हुआ रहेगा उसमें तुम देखना तेल ग्रीस मोबिल डीजल गिरा रहेगा तो इंद्रधनुषी दिखाई देगा। वो सब जहां चमक रहा है कम चमक रहा है, समझना इंटरफेरेंस। सेम इसी प्रकार से आप देखे होगे मोर का पंख चमकीला दिखाई देना। मोर देखा? मोर का पंख तुम बचपन में खूब खली भी खिलाया होगा। तो उस मोर के पंख में तुम देखोगे कुछ सेक्शन खूब चमक रहा है और कुछ सेक्शन एकदम नहीं चमक रहा है, समझ लोगे कि वो इंटरफेरेंस है। हो सकता है तुमको मोर चमका रहा है, परीक्षा में बुलबुल चमका दे। बुलबुल चिड़िया चमकीला प्रतीत होता है, अब लड़के कहेगा न लड़ा, मोर चमकाए थे, बुलबुल कैसे चमक गया? तो कहीं भी ले, देखिए हम बात एक ही बता रहे हैं, कहीं भी देखना एक ज्यादा चमके एक कम चमके तो वो क्या है? व्यतिकरण। बोलो एकदम क्लियर सबका? इसमें सिर्फ एक नहीं है जो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, वो काफी अच्छा प्रश्न है लेकिन उसकी भी व्याख्या हम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक यहाँ पे नहीं आता हुआ है सीडी कैसेट। तुम सीडी कैसेट देखा है? सीडी डीवीडी तो देखा होगा, उसमें भी चमकता है, लेकिन सीडी कैसेट के रंगीन होने का कारण व्यतिकरण नहीं है, डिफ्रैक्शन है। अब वो क्यों है? वो डिफ्रैक्शन में तुम समझ पाओ। ये बड़ा गंभीर क्वेश्चन है। सब जगह चमका वो ठीक है, हमारा सीडी हमारा इंटरफेरेंस लड्डू नंबर हो जाएगा, डिफ्रैक्शन हो जाता है। बाकी जितना बात है जो चमकेगा गाना समझ गया, सब व्यतिकरण। बोलो एग्जांपल क्लियर हो?
कहते हैं परिभाषा से हम लोग को बहुत मतलब नहीं, हम लोग को जो मूलभूत तत्व पे मतलब है उसको सुनो। चार चीज इसमें मेन पूछता है। व्यतिकरण हो सकता है प्रकाशीय तरंग में, ध्वनि तरंग में, दोनों में। वेरी गुड। व्यतिकरण से पता चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, तरंग है। सिर्फ तरंग पता चलता है, इसके नेचर की जानकारी नहीं प्राप्त होती, क्योंकि ये दोनों में हो सकता है। क्लियर सबका? और इसके बाद व्यतिकरण के एग्जांपल उदाहरण में हम लोग देख लिए, पहला साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देना। हो सकता है हम रंगीन पढ़ा के भेज रहे हैं, परीक्षा में बुलबुला तक नहीं देता है, पतले फिल्म के रंगदार होने का कारण है। एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन। अब लड़के बेचारे सफर पाई साबुन ना रहेगा तो कुछ बुद्धि लगाएगा, वो दे दिया पतले फिल्म माने लेयर होता है। अब बताओ बहुत एकदम थीन लेयर है, तो बुलबुला तो एकदम थीन लेयर है, और ये रंगदार माने रंगीन है। जान के सेटर बड़ा खतरनाक था। वो क्या किया, देखा कि लड़का को हुबहू नहीं देके थोड़ा ताजा करते, पतले फिल्म के रंगदार होने का कारण है। तो बच्चा बेचारा कोई सिनेमा के रंगदार के बारे में सोच रहा है, उसको आइडिया भी नहीं लग रहा कि लाइट सेक्शन का है और ये इंटरफेरेंस है। अब बताओ पतला फिल्म क्लियर हो गया सबका? पतला फिल्म माने साबुन का बुलबुला, रंगदार माने रंगीन होगी। हम हो सकता है बताए भींगे हुए सड़क पर तेल चमकता है, वो क्या कहेगा, भींगे सड़क पर तेल का सतह इंद्रधनुषी प्रतीत होता है। अरे तो इंद्रधनुषी ही तो दिखता है वो चमक में, और उसका भी रीजन क्या हो गया, व्यतिकरण। क्लियर है सबका? लिख दीजिए फटाफट जल्दी से, लिखा जाए नीचे डेस्क पे लिख दीजिए। व्यतिकरण की घटना, इंटरफेरेंस की घटना, व्यतिकरण की घटना प्रकाशीय तरंग और ध्वनि तरंग दोनों में होता है। व्यतिकरण की घटना प्रकाशीय तरंग और ध्वनि तरंग दोनों में होता है। प्रकाशीय तरंग और ध्वनि तरंग दोनों में होता है। नीचे डेस्क पे लिखिए, व्यतिकरण से ज्ञात होता है कि प्रकाश व्यतिकरण से ज्ञात होता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। वो चेक कर रहे थे कौन कौन लिख दे रहा है, तरंग है। ध्यान रखना, अनुप्रस्थ सिर्फ ध्रुवन से पता चलता है। व्यतिकरण से ज्ञात होता है कि प्रकाश तरंग है, लिखा गया सबसे नीचे अस्तर लगा के लिख दीजिए। व्यतिकरण के उदाहरण, एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस। व्यतिकरण के उदाहरण, पहला नंबर लिख दीजिए, पतले फिल्म, पतले फिल्म, पतले फिल्म ब्रैकेट में साबुन के बुलबुला, पतले फिल्म ब्रैकेट में साबुन के बुलबुला रंगीन प्रतीत होते हैं। पतले फिल्म ब्रैकेट में साबुन के बुलबुला रंगीन प्रतीत होते हैं, रंगीन प्रतीत होते हैं। नीचे सेकंड नंबर लिख दीजिए। दूसरा नंबर, भींगे सड़क पर, भींगे सड़क पर तेल का सतह, भींगे सड़क पर तेल का सतह इंद्रधनुषी प्रतीत होता है। भींगे सड़क पर तेल का सतह इंद्रधनुषी प्रतीत होता है, इंद्रधनुषी प्रतीत होता है। अगला नंबर लिख दीजिए, मोर का पंख चमकीला प्रतीत होता है, मोर का पंख चमकीला प्रतीत होता है, मोर का पंख चमकीला प्रतीत होता है। बोलो एग्जांपल क्लियर सबका ना? सभी उदाहरण एक साथ एकदम ध्यान देना है। नीचे लिख दीजिए अगला, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी इंद्रधनुष मत बनवाओ, हाँ इंद्रधनुष इसमें नहीं आएगा, ये नहीं इंद्रधनुष पढ़ेगा तब ये मार देना प्रकाश का व्यतिकरण। इंद्रधनुष भी पढ़ेंगे, उसमें प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, तीन घटना को जोड़ेंगे तो इंद्रधनुष बने। इसलिए इंद्रधनुष का व्यतिकरण नहीं करना। लिख दीजिए प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए समझेंगे जो मूलभूत चीजें उस पर ध्यान दो, क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट कांसेप्ट पे रहता है। विवर्तन किसे कहते हैं सबसे मतलब हमें नहीं है कि तुमको डिफिनेशन लिखा है बैठ कर रट्टा मारो। बात को बढ़िया से समझना, क्वेश्चन की वैरायटी को देखो। डिफ्रैक्शन कहता है किनारे पर मुड़ना, किनारे पर मुड़ना। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति रूम में बात कर रहा है, खिड़की दरवाजे बंद है, बाहर आवाज जाएगा कि नहीं? बोलो जाएगा। जाएगा का मतलब है खिड़की के किनारे से ये साउंड मुड़ करके बाहर निकल गया, ये डिफ्रैक्शन था। और विवर्तन भी ध्वनि में भी हो सकता है और लाइट में भी हो सकता है। विवर्तन का मतलब हो गया तीक्ष्ण अवरोध के सहारे प्रकाश के मुड़ जाने की घटना को विवर्तन कहते हैं। और इसी के कारण पत्ते का परछाई गोल था, आपको समझाए हुए थे। पत्ता का परछाई गोल याद आया? किनारे पर लाइट मुड़ गया और इसी को डिफ्रैक्शन कह रहे हैं।